हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आपसे क्विज क्वेश्चन पूछा था कि हीराकुंड डैम कहाँ पर बना हुआ है, यानी कि कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो उसका आंसर था कि ये डैम ओडिशा में महानदी पर बना हुआ है। तो क्या आंसर था इसका कि ये डैम ओडिशा में महानदी पर बना हुआ है। ओके, अब हम आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का क्विज क्वेश्चन ये है कि निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो इसका आंसर हमको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। और इसका आंसर बताने से पहले एक बार आप इस मैप को जरूर चेक करना, ओके, क्योंकि इसका आंसर इस मैप में ही छुपा हुआ है। और इस मैप को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में कई बार नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आते हैं, नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी से। तो आपको इस मैप को जरूर चेक कर लेना एक बार, और इसको देखकर ही इसका आंसर बताना आप। ओके, तो आज के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं हम। तो हमारे आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि जून 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वेस्टर्न कोलफील्ड अदासा कोल माइन का उद्घाटन किया है। तो ये उस कोल माइन का नाम है, और हमको बताना है कि इस कोल माइन को कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया है, यानी कि इसका उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस खदान का उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया था। और ये खदान कहाँ पर है, तो ये खदान नागपुर के पास में है। और ये खदान 334 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू की गई थी, यानी कि शुरू की गई है। और इस खदान से हर साल 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि हर साल लगभग 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कोयला निकाला जाएगा इस खान से। और इस खदान में अभी 550 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यानी कि रोजगार भी मिलेगा। और ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में निम्न में से किसने कार्यस्थलों को स्वस्थ बनाने और हरियाली देने के लिए हेल्दी और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स की पहल की है। तो हमको बताना है कि जो अपने ऑफिसेस हैं उनको स्वस्थ और हरियाली वाला बनाने के लिए इसमें से किसने हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स की पहल की है। तो यह पहल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और USAID इन दोनों ने मिलकर की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मैत्री प्रोग्राम के साथ इस पहल को शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य तो इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। मैंने बता दिया कि जो अपने ऑफिसेस है उनको स्वस्थ और हरियाली वाला बनाए रखना है, यानी कि हमें हरियाली वाली जगह पर रहना है। तो इसी वजह से इस पहल को शुरू किया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क, यानी कि द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो हमको बताना है कि जो सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का जो उद्घाटन है वो किस राज्य में किया गया है। तो इस पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इस पार्क को उत्तराखंड के हल्द्वानी नाम की जगह पर बनाया गया है। और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें 500 अलग अलग तरह की पौधे की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में बता दूं। तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं, यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में है 13 डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में निम्न में से किसने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए ट्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी एजेंसी के द्वारा ट्रिची रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पर गोल्ड रेटिंग दी गई है CII द्वारा, और इसकी फुल फॉर्म होती है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ट्रिची रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। तो ट्रिची रेलवे जंक्शन को पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए किए गए उपायों के लिए CII ने गोल्ड रेटिंग दी है। और इस रेटिंग को ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम के अनुसार दिया गया है। अब पर्यावरण के लिए क्या क्या किया है इस रेलवे स्टेशन ने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कि क्यों दी गई है इनको ये गोल्ड रेटिंग। तो जल संरक्षण और वेस्ट मैनेजमेंट,
अच्छे से करने के लिए इनको ये रेटिंग दी गई है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में आंध्र सरकार द्वारा किया गया ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके संग्रह और निपटान का काम करेगा। तो हमको बताना है कि आंध्र गवर्नमेंट ने जो इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है, ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, तो ये इनमें से किसके निपटान पर काम करेगा। ठीक है, तो लिक्विड वेस्ट और एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, तो इन दोनों के निपटान पे तो काम करेगा। इसी साथ में जो गैर खतरनाक सॉलिड वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और एयर पोल्यूटेंट, यानी कि सभी प्रकार के पॉल्यूशंस को निपटाने का काम किया जाएगा इस ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑल। और ये प्लेटफॉर्म 6R प्रिंसिपल पर काम करेगा। अब 6R का मतलब क्या है यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 6R में पहले R का मतलब है रीयूज, दूसरा है रिड्यूस, तीसरा है रिसाइकल, चौथा है रीडिजाइन और पांचवा है रिफर्बिश, और लास्ट वाले R का मतलब है यहाँ पर रीमैन्युफैक्चर। तो इस 6R प्रिंसिपल पर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर काम किया जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमको बताना है कि गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है, इनका नाम है अनिल वल्लूरी। तो इनको सीनियर डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया है। तो कंपनी ने वैसे तो मार्च में IBM इंडिया के हेड थे जिनका नाम था करण बाजवा, उनको गूगल क्लाउड इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था, और अभी अनिल वल्लूरी को सीनियर डायरेक्टर बना दिया है। और अनिल वल्लूरी गूगल क्लाउड में ज्वाइन करने से पहले नेट ऐप के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चीनी सीमा के पास सड़कें बनाने को लेकर 11,800 मजदूरों की भर्ती का एग्रीमेंट किस राज्य के साथ में किया है। तो हमको बताना है कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चीनी सीमा के पास में सड़कें बनाने के लिए 11,800 मजदूरों की भर्ती का एग्रीमेंट किस राज्य की सरकार के द्वारा किया है। तो ये एग्रीमेंट किया है झारखंड के साथ में। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड सरकार के साथ किया है, और इसमें 11,800 मजदूरों को रिक्रूट किया जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी ज़्यादा मात्रा में मजदूरों को रिक्रूटमेंट क्यों किया जा रहा है। तो द हिंदू न्यूज़ में पढ़ा था मैंने कि, तो द हिंदू से पता चला है कि हमारी सरकार चाइनीज़ बॉर्डर एरिया में रोड और पुल बनाने के लिए तेज़ी से कदम उठा रही है। और द हिंदू के अनुसार इतने बड़ी संख्या में मजदूरों को वहाँ पर कैसे ले जाया जाएगा, तो उनको ट्रेनों से और फ्लाइट से यहाँ पर काम करने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान किया है उस देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो हमको बताना है कि कौन से देश ने कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश कोरोना फ्री हो चुका है, तो उस देश के प्रधानमंत्री का नाम हमको बताना है। तो यहाँ पर इनकी फोटो भी दी गई है, और इनका नाम है जेसिंडा अर्डेन। और ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, तो ये प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड ने 9 जून से लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया है, क्योंकि पिछले 2 वीक से यहाँ पर कोरोना का कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। और यहाँ पर एक आखिरी मरीज था कोरोना का, वो भी 8 जून को ठीक हो गया है। इसलिए यहाँ पर लॉकडाउन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर स्कूल, ऑफिस सबको खोल दिया गया है। अब सब लोग अपने बच्चे स्कूल में जा सकेंगे, और ऑफिस में भी सब लोग अपने काम के लिए जा सकेंगे। तो ये था इनके बारे में। और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ये है, इनका नाम क्या है, जेसिंडा अर्डेन। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो हमको बताना है कि स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत किसको बनाया गया है। तो यहाँ पर इनकी फोटो है, इनका नाम है मोनिका कपिल मोहता। इनको बनाया गया है स्विट्जरलैंड में इंडिया का अगला राजदूत। और वैसे अभी ये यानी कि मोनिका कपिल मोहता स्वीडन में भारत की राजदूत है, और ये 1985 बैच की IFS ऑफिसर हैं। और अब मैं स्विट्जरलैंड के बारे में बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। ठीक है, याद रखना स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। ये पूछी जा सकती है एग्जाम में
कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो हमको बताना है कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो यहाँ पर हमारे भारत की रैंकिंग है, हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग 168 और 180 देशों की रैंकिंग में ये हमारे भारत की रैंकिंग है। और इस रैंकिंग को अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी की टीम, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर हर 2 साल में निकालती है। तो कौन निकालता है इस रैंकिंग को? तो इस रैंकिंग को अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर हर 2 साल में निकालती है, यानी कि हर 2 साल के अंतराल में ये रैंकिंग निकाली जाती है। और वैसे अगर बात करें कि इससे पहले 2018 की बात करें तो 2018 में हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग थी 177, यानी कि 177 रैंक थी, जो कि अभी 2020 में 168वें स्थान पर आ चुके हैं, यानी कि थोड़ी सी तो सुधरी है रैंक वैसे, लेकिन वैसे भी ये अच्छी रैंक नहीं है। और बात करें अगर टॉप 5 देशों की बात करें तो टॉप 5 देशों में कौन कौन से देश आते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो टॉप 5 में जो नंबर 1 पे कंट्री रहा है जिसकी रैंकिंग फर्स्ट रैंक है उसका नाम है डेनमार्क। सेकंड नंबर पर रहा है लक्समबर्ग, थर्ड नंबर पर रहा है स्विट्जरलैंड, फोर्थ नंबर पर रहा है यूनाइटेड किंगडम और 5वें नंबर पर रहा है फ्रांस। अब आप सबके मन में बात आ रही होगी कि अमेरिका की यहाँ पर रैंकिंग क्या है। तो अमेरिका की इस इंडेक्स में रैंकिंग है 42। और अगर बात करें चाइना की तो चाइना की यहाँ पर रैंकिंग है 120। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि भारत ने जून 2020 में किस राज्य के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमको बताना है कि हमारे प्यारे भारत ने इनमें से किस देश के साथ में बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर यानी कि एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। तो ये साइन किए गए हैं डेनमार्क के साथ में एग्रीमेंट किया गया है। तो ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के बीच में ये समझौता हुआ है, यानी कि ये एग्रीमेंट हुआ है किसके, हमारे देश के ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें यह होगा कि बिजली से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी पर दोनों देश यानी कि भारत और डेनमार्क एक साथ काम करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि एनर्जी के क्षेत्र में और बिजली से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होगी और रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होगी उस पर दोनों देश एक साथ काम करेंगे। तो यही एग्रीमेंट किया है डेनमार्क और इंडिया ने। अब आपको डेनमार्क की कैपिटल बता देता हूं। तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। तो याद रखना इसको कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में नेचुरल गैस के कुएं बगजन 5 वेल में 25 मई से रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को हटाना पड़ा और डॉल्फिन सहित कई जीव मारे गए हैं। तो हमको बताना है कि ये जो गैस का रिसाव है ये कौन सी जगह पर हुआ है। तो ये हुआ है असम में। ठीक है, तो ये कुआं असम के तिनसुकिया जिले में है और इसे 2006 में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ड्रिल किया गया था, यानी कि इस कुएं को 2006 में खोदा गया था किसके द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और अब हुआ क्या था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो भी हुआ है, ये जो भी इंसिडेंट हुआ ये कैसे हुआ है। तो हुआ ये था कि 25 मई को यहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि एक्सीडेंटली जो इस कुएं का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये लीक कर गया और तब से आज तक यहाँ पर ये लीकेज बना हुआ है। और इसमें नेचुरल गैस में कौन कौन सी गैस आती है तो वो मैं बता देता हूँ। तो नेचुरल गैस में है जैसे प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेलिन गैस, ये सब गैसेस होती हैं। तो हुआ ये कि ये सब गैसेस आसमान में उड़ी और आसमान में उड़कर कॉन्सेंट्रेट हुई और कॉन्सेंट्रेट होकर बादलों के साथ मिलकर बारिश के रूप में गिरी। तो अभी भी वैसे हो रहा है ये सब काम, अभी भी गिर रही है ये वहाँ पर। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसको कंट्रोल करने में कुछ महीने भी लग सकते हैं, यानी कि ये सब अभी हो रहा है प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ महीने लग सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसको कंट्रोल करने के लिए सिंगापुर से एक स्पेशलिस्ट की टीम भी बुलाई है जो कि इसको कंट्रोल करने का काम करेगी। और इससे नुकसान क्या क्या हुआ है, तो इससे नुकसान तो बहुत हुए हैं कि हमारी इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। और ये भी देखा गया है कि ये गैस पानी में मिलकर भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है।
और जिससे कि मछलियों को, और इसमें भी बताया गया कि डॉल्फिन भी मारी गई है यहाँ पर, बहुत सी डॉल्फिन। तो ये सब नुकसान हुए इसकी वजह से, और अब देखना है कि कब तक चलता है ये, तो जल्दी कंट्रोल किया जाएगा ये। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने चीन सीमा पर बड़े पैमाने पर रोड पुल बनाने को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कितना बढ़ा दिया है। तो हमको बताना है कि हमारी केंद्रीय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीनी सीमा पर बड़े पैमाने पर रोड और पुल बना रही है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कितने प्रतिशत बढ़ाया है। तो ये बजट बढ़ाया है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर भारत सरकार ने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को इमीडिएट बूस्ट दिया है, यानी कि यहाँ पर इमीडिएट बूस्ट दिया है 10% बढ़ाकर, ताकि युद्ध की स्थिति में इंडियन फौज और मिलिट्री सामान को तुरंत सीमा पर पहुंचाया जा सके। और दरअसल हुआ क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से लद्दाख के 3 इलाकों में इंडियन टेरिटरी में चाइनीज आर्मी घुसी हुई है, और दोनों देशों की जो फौज है उनके बीच में स्टैंड ऑफ है। अब स्टैंड ऑफ क्या होता है, तो स्टैंड ऑफ ये होता है कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने खड़ी हुई हैं, और चीन को आपत्ति इस बात पर है कि हमारे एलएसी के पास में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को बढ़ा दिया गया है, और चाइना नहीं चाहता है कि हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बढ़ाएं। तो इसी बात को लेकर चाइना को प्रॉब्लम हो रही है, और चाइना ने ऐसा बोला है कि आप जो रोड बनाने का काम है उसको बंद कर दो। लेकिन क्यों करेंगे हम बंद, हमारी टेरिटरी में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं हम, तो इसलिए हमारी सरकार ने डिसाइड किया है कि हम कंस्ट्रक्शन के काम में और तेजी लाएंगे। अब उनके कहने पर तो आएंगे नहीं, उन्होंने बंद करने को बोला तो बंद तो करेंगे नहीं, तो हमारी सरकार ने बोला है कि हम और तेजी से यहाँ पर रोड और पुल बनाने का काम को और बढ़ा देंगे। तो इसके लिए हमने जो हमारी BRO है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 11,800 मजदूरों को भी बुलवा लिया है यहाँ पर झारखंड सरकार के साथ में एग्रीमेंट करके। तो वो एग्रीमेंट भी इसी के तहत किया गया है, और हमने यहाँ पर रोड और पुल बनाने के काम को तेज कर दिया है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने जून 2020 में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है। तो हमको बताना है कि प्लांट हेल्थ क्लिनिक कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो इसको शुरू किया है मणिपुर की सरकार ने। तो मणिपुर के सीएम ने इम्फाल में इस क्लिनिक का उद्घाटन किया था, और इसे क्यों खोला गया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कृषि और बागवानी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सके, यानी कि कृषि और जो बागवानी है यानी कि हॉर्टिकल्चर है, उसके माध्यम से हमारी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ी सी बूस्ट हो, उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिले, इसलिए इस क्लिनिक को खोला गया है। और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए भी एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन भी लॉन्च की गई है। ठीक है, जिससे कि मिट्टी की टेस्टिंग की जा सकेगी। और इस क्लिनिक में होगा क्या तो वही बता देता हूँ। तो इस क्लिनिक में पौधों को कैसे हेल्दी रखना है वो सब बताया जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने की उम्मीद है। तो हमको बताना है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो कितने प्रतिशत तक सिकुड़ जाएगी वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो यहाँ पर इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 3.2% तक हमारी इकोनॉमी सिकुड़ जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी 3.2% तक कम हो जाएगी। और इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन का इंडियन इकोनॉमी पर जबरदस्त दुष्प्रभाव पड़ा है। और ये सही भी है, जबरदस्त दुष्प्रभाव पड़ा है कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से। और अगर बात करें पूरी दुनिया की, तो वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी 5.2% तक कम हो जाएगी। तो था इस क्वेश्चन में कि इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी, तो दोनों को याद रखना। इंडियन इकोनॉमी कितनी परसेंट तक कम हो जाएगी, 3.2, यानी कि 3.2 तक सिकुड़ गई है। और वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी 5.2% तक कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में G20 ग्रुप ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। तो हमको बताना है कि G20 ग्रुप ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर घोषणा की है 21 बिलियन अमेरिकन डॉलर देने की, जो कि
कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए दिया जाएगा। तो जो गरीब देश हैं उनको भी, और जो G20 कंट्रीज में जितने भी देश आते हैं उन सबको, और बाकी के जो देश हैं उनको भी कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।